बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा दहशतगर्दों के निशाने पर रहा। 61 पुलिस के जवान शहीद हो गए, दर्जनों ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं। पैदर पै दहशतगर्द हमलों के बावजूद हुक्मरानों की तरजीहात हैं कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी हैं। गुड और बैड तालिबान की तमीज़ ने सैकड़ों ऐसे घराने हैं जिनको उजाड़ दिया। क्या कोयटा में पुलिस के जवानों पर हमला प्रॉक्सी वॉर की अदला की बदला पॉलिसी का एक हिस्सा है? क्या नाकिस सिक्योरिटी पर बलूचिस्तान की हुकूमत मुस्ताफी होगी? क्या हुकूमती गफलत का जो खुमियाजा है वो आम आदमी को, आम आवाम को आखिर कब तक भुगतना पड़ेगा? 2002 से अब तक यानी 2016 तक देखें तो 443 खुदकुश हमले हो चुके हैं, जिनमें 6773 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि जाँ बहक हुए। रायवंड के सिक्योरिटी इंतजाम पर 7 अरब रुपए लगाने वाले कोयटा के पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर की दीवार पर आखिर चंद लाख रुपए खर्च क्यों न कर सके? जब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बात करेंगे, जहां पर पीआईए हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। पीआईए की तबाही की खौफनाक दास्तान सुनने में आई। चेयरमैन पीआईए गायब रहे। कमेटी अरकान हुकाम की ब्रीफिंग पर हैरत ज़दा रह गए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की श्रीलंका से तैयारे लीज पर लेकर प्रीमियर सर्विस शुरू करने का भांडा भी आखिरकार फूट ही गया। पीआईए का मौजूदा खसारा कितना है, असासे कितने हैं, तैयारे इसके कितने हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में कभी पीआईए अपने पांव पर खड़ा हो पाएगा, या पीआईए की तबाही ये जानबूझकर की जा रही है ताकि दिवालिया करार देकर अपनी मनपसंद मंजूर नजर कंपनी को फरोख्त कर दिया जाए? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आईएमएफ के हवाले से भी बात करेंगे कि सरबराह आईएमएफ की जानिब से यह कहना है कि पाकिस्तान को करप्शन की हकीकत और तासुर इन दोनों को खत्म करना होगा। ये दोनों किस तरह से खत्म होंगे और क्या हुकूमत इस हवाले से कोई तरजीहाती बुनियादों पर कोई अमल दरामद कर पाएगी? अफसोसनाक वाकया हुआ आमिर साहब गुज़श्ता शब कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर, लेकिन इस तरह के सानिहात अक्सर बड़े अहम सवालात छोड़ते हैं। मुहर्रम में सिक्योरिटी के हवाले से पहले ही कहा गया था कि दहशतगर्दी का वाक़ा पेश आ सकता है। आखिर आशूरा के बाद मुहर्रम में सिक्योरिटी मामूल पर क्यों लाई गई? हाई अलर्ट क्यों नहीं किया गया? आपने बहुत खूबसूरत बात की कि सवाल छोड़ जाते हैं इस तरह के सानियात। हमारे यहाँ तो काफ़ी अरसे से जब भी इस तरह के सानियात आ रहे हैं, सवाल दर सवाल ही आते रहते हैं, जवाब नहीं आता। अभी तक भी पिछले 2 साल में जितने भी वाक़यात हुए हैं, किसी का भी जवाब नहीं आया। और जो अब 24 घंटे तकरीबन होने को हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा तजिया हो चुका है। मगर अब पीछे से बैठ के अगर आप देखें तो जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अभी कोई तफ्तीश नहीं हुई होती, अभी किसी ने क्लेम नहीं किया हुआ, तो एक एज्यूम करके जो है ना फ़ौरन बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन करके सारा तबसरा उस पर होता रहा। आज सारा दिन मैं रात से देख रहा हूँ कि तजिए ये होते रहे कि फ़ौरन आप जो है इंडिया पे डाल दें। ये इंडिया भी यही करता है कि वो उनके यहाँ भी उरी का हो ही रहा था तो पाकिस्तान पे डाल दिया। तो वो एक टिट फॉर टैट करने की बड़ी जल्दी है। इससे कोई आप पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे होते। बिल्कुल शवाहिद हैं, कुलभूषण यादव है और भी उनका फुटप्रिंट्स हैं, मगर हम अपनी कौम का, मुल्क का बहुत भला करेंगे कि अगर हम सही तज्जिया करें, उसमें टिट फॉर टैट में ना जाएंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ख़ास तौर पे अब जबकि आज ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये किसने किया। तो एफसी के जो डीजी हैं बलूचिस्तान के शेर अफगन साहब, उनकी तरफ से जज साहब ये कहा गया कि जनाब ये इसमें लश्कर जंगवी के हमें मुलव्वस होने के आसार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद से ये क्लेम कर लिया गया आईएस जो है इस्लामिक स्टेट, जो कि बाय द वे ना इस्लामिक है ना वो स्टेट हैं, उनमें से वो कोई नहीं है। बहरहाल उनसे वो आ गया। और ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक डिनाइल चल रहे थे 2 किस्म के, दोनों के हवाले से। एक लश्कर जंगवी हमने इतने साल पालते रहे, ये भी हमारे गुड तालिबान रहे हैं। फाइनली जब ये मलिक साक की 2 साल पहले उनको मार दिया गया और उनके भाइयों को भी और उनके पूरे ग्रुप को, तो ये अज्यूम कर लिया गया था कि जनाब ये ख़त्म हो गया, अब इसकी वो होगी। हालांकि पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक छोटा सा इस्लामाबाद में जलसा निकला था, सबसे बड़ा कोयटा में निकला था। और याद रहे कि लश्कर जंगवी के जो 200-400 उन्होंने क्लेम किए थे, बंदे मारे थे, वो सारे बलूचिस्तान और कोयटा में थे, हज़ाराज लार्जली। तो वो उसके जरासीम थे, मगर ये आंखें बंद कर ली गई थी। दूसरा आईएस के हवाले से हमारे यहाँ ये जनरली ये मफरूज़ा रहा कि नहीं हमारे यहाँ आईएस नहीं है, आईएस का नहीं है, अफ़गानिस्तान तक भी आ गई है, उधर भी चली गई है, हमारे यहाँ नहीं है। अब सडनली जो है याद रहे कि ये जो पिछला वकीलों वाला भी जो वाक़या हुआ था, वो भी जो है आईएस की तरफ से क्लेम किया था। बाद में फिर एक तालिबान का एक स्प्लिंटर ग्रुप है जमातुल अहरार, उन्होंने भी क्लेम किया। अभी तक ये उसकी साबित नहीं हो चुका कि वो था
किसका। मगर ये एक बहुत ख़तरनाक पहलू है कि ये अब इन सब के घूम फिर के हम ये इसमें चले जाते हैं कि जनाब इनका है या उनका। मगर एक जो सबसे बड़ा डिनाइल हमारा ये रहा है कि घूम फिर के ये तमाम के ऊपर से ताने बाने मिलते हैं। ये लश्कर जंगवी अल आलमी जंग से स्टार्ट होके अब वो आलमी इंटरनेशनल लश्कर जंगवी बन गई हुई है। और ये वही घूम फिर के ये बहस जाती है घूम फिर के दो चीज़ों पे, एक ये कि वो गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी पे दोबारा एक ले जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात कहूँगा वो ये कि जनाब हम अफ़गानिस्तान की इसके साथ लिंक करके वो डिबेट कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए इंडिया के हवाले से, ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। वो लॉन्ग टर्म है, वो तो महीने सालों की बातें हैं। जो क्विकली हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अंदरूनी अपनी सब बंदी, अपनी हाउस इन ऑर्डर कर लें और तमाम चीज़ें जो हैं हम एक वॉर की कैफियत में हैं इसका इकरार करके फ़ौज के अलावा बाकी इदारे भी जो हैं एक वॉर की सिचुएशन वाली कम अज़ कम सिक्योरिटी के इंतजाम कर लें। सिर्फ ये कि ये जब पुलिस में ये मैसेज आता है कि पुलिस की एक ट्रेनिंग के ऊपर हो सकता है तो हमारे अस्पताल और स्कूल जो है बच्चे वो वल्नरेबल हैं, उन पे अटैक हो सकता है। वो तो बेचारे उनका तो कोई पुरसाने हाल ही। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भारत के हवाले से बात किया, आमिर साहब अफगानिस्तान के हवाले से बात की, क्लासा साहब क्या इन दोनों मुल्कों को समझ लिया जाए या इनके अलावा कोई ऐसी फोर्स और भी मौजूद है जो कि दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है? पहले मैं थोड़ी सी आमिर की बात से पिक करता हूँ कि ये टिट फॉर टैट का जो है कि अभी कोई वाक़या हो रहा होता है तो आप अपने हमसाया मुल्क पे इल्ज़ाम लगा दें। जो इंडिया में चीज़ होती है वहाँ ज़्यादा मैंने देखी है उस पर कि इंडियंस का जो मीडिया है वो अपने इस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है उसको बड़ा ब्लेंडली फॉलो करते हैं वो, और इतनी उसमें वो धूल उड़ा देते हैं कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकते अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से, अपनी इंटेलिजेंस के इदारों से, अपनी जो डिफेंस के उनके इदारे हैं कि जनाब मान लेते हैं जी कि वहाँ से अक्रॉस द ये बॉर्डर जो है टेररिज्म हो रहा है, कुछ लोग आए होंगे पाकिस्तान से, उनके मुताबिक वो एंटर हुए होंगे, वो चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो भी कार्रवाई दहशतगर्दी की करनी थी कर ली, फेयर इनफ। उसके बाद आपको कुछ सवालात जो हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से तो करने चाहिए कि जनाब ये पूरा एक आपकी फेंसिंग है, वो अंदर कैसे आ गए, अंदर आकर उन्होंने अटैक भी कर लिया है, उनकी बॉडीज़ कहाँ पे हैं, कहाँ पे वो लोग पकड़े गए हैं, उनके एविडेंसेस हमारे साथ शेयर करें। अभी मैं उस पर ट्विटर पे देख रहा था एक तस्वीर आजकल चल रही है कि गोजरावाला में उन्होंने दिखाया जी किसी का कोई नौजवान का कोई जनाजा था, तो उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जनाब ये जो वहाँ पर उड़ी में जो वहाँ पर अटैक हुआ था तो ये नौजवान जो है तो वहीं पे ना इसकी मौत हुई थी या शहादत हुई थी तो उसका जनाजा होना है। ये बड़ा आजकल पॉपुलर चल रहा है। तो सवाल उसमें ये होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग जाते हैं अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद बॉडीज भी ले आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं पाकिस्तान में और ट्रांसपोर्ट होकर पूरी बॉर्डर से वो गुजरांवाला भी पहुंच जाती है वहां पे। सो ये चीजें हैं जो एक जो मीडिया का नैरेटिव है कि मीडिया जो है वो बहुत सारा धूल उड़ाता है क्योंकि उसमें एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है। जब आप उनसे की क्वेश्चंस नहीं पूछते अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, उनकी नाकामियां, उनकी बिग फेलियर्स, वो बड़ा आसान फील करते हैं कि आप पूरी कौम को एक साइड पे लगा दें। अच्छा हम भी ये कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, अगरचे हमारा मीडिया में फिर भी कहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं, हम डिबेट भी करते हैं, सवालात भी उठाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव जरूरी नहीं है कि सारे का सारा बाई किया जाए। इवन पॉलिटिशियंस की जो यहाँ पे कौमी मफाद है जी, ये कौमी मफाद है। इंडिया वाले अपना भला नहीं, इंडिया वाले अपना भला नहीं करते हैं। अगर वो इसका अपनी उसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, वो अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। एग्रीड, क्योंकि उसके बाद वाकयात वो होते रहते हैं। मसलन इसमें क्या हुआ, जो हमारे जैसे लोगों ने, मुझे याद है कई दफा हमने प्रोग्राम किया, APS का वाकया हुआ पेशावर का, बिल्कुल हमें बताया गया जनाब के बाकायदा उसकी इतला मौजूद थी, आपके पास इतला मौजूद थी, आपको पता था हमला होना, इसके बावजूद भी हमला हो गया और 140 बच्चे वहां पे हमारे कोयटा की भी तो इत्तला थी ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। अब ये पता चलता है कि इसकी भी इतला थी हमारे पास। अब इसमें 2-4 इदारों का अब इसमें अगर उनकी नाकामी आ सकती है। इंटेलिजेंस वाले तो कह सकते हैं कि जनाब हमने तो बता दिया था ये चीजें होंगी। आगे जिन लोगों का काम था कि इसको नाकाम करते, इनको काउंटर करते, उनकी कोई खबर नहीं है, आज तक हमें भी नहीं पता चला। हालांकि मुझे एक दफा वहां ISPR से फोन भी आया था जब मैंने उस पर APS पे बड़े आके कोई सीरियस सवालात किए थे। मैंने ये पूछा था कि जनाब हमें बताया जाता है कि इतला मौजूद, इतला के बावजूद वो आते हैं, पूरे का पूरा बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, काम कर जाते हैं और यहाँ पे उसके बाद स्कूल में बच्चों को हॉस्टेज करते हैं, मार के चले भी जाते हैं, और कोई कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई ये मैकेनिज्म नहीं है। तो ISPR ने मेरे उस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करके कहा था, उनके अफसर साहब ने, उन्होंने जनाब हमने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन
ये जो एक्शन है ना कुछ लोगों के खिलाफ लिए गए हैं जो जिम्मेदार थे, तो मैं कि सर इन एक्शंस को ओपन करें, लोगों को बताएं कि जिन जिन की नाकामियां थी उनको अकाउंटेबल किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं नहीं छुपाएं इसको, किसी को पता ना चलने दें कि किस किस की नलायकी थी नाअहली थी। अच्छा नहीं कि ज्यादा सामने लाए उन्हें, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आप ये गलतियां ब्लंडर करते रहते हैं। जिन्होंने एपीएस के वाकये के जिम्मेदार थे आज उनके पब्लिकली नाम लिए जाते और बताया जाता है कि फलां फलां लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये जो वहां पे हुआ है, जो कुछ आपके क्वेटा में हुआ, उनको भी कान होते कि जनाब जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास आती है आपने इनको कितना सीरियसली लेना है। एक मुझे एक बड़े इंतहाई जिम्मेदार अफसर ने बताया, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के सिस्टम जो है ये कितने वीक हो चुके हैं, पुअर हो चुके हैं कि वहां से पाकिस्तान के एम्बेसडर ने वहां से ईरान से फॉरेन ऑफिस को भेजा, एक उन्होंने वहां पे उनको मुखबरी भेजी, आप कह सकते हैं खबर उनको मिली होगी वहां कि जनाब आपके पारा चिनार में वहां पे फलां डेट की हमारे पास इतलात आ रही हैं कि वहां खुद का हमला होगा। और वो लेटर पहुंचा जो है उस हमले का हो गया, हमला हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए वहां पे। उसके 10 दिन बाद पहुंचा आगे नेक्टा तक। मैं आपको इस मुल्क की आपको नाअहलियों की दास्तान बता रहा हूं कि वहां से ईरान से लेटर आता है, फॉरेन ऑफिस के पास आता है, खबर आपके पास मौजूद है, फॉरेन ऑफिस से वो जाते जाते नेक्टा तक जनाब वो वाकया भी हो चुका है, वो बंदे भी मारे जा चुके हैं। 10-12 दिन बाद उनके पास लेटर पहुंच गया कि जनाब कि वो जरा खबरदार कर दूंगा, खबरदारी रहने दें, वहां पे ऑलरेडी ये वाकया हो चुका है। इदारों की हुई ना, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। मैं आज सारा दिन मैं उसको देखता रहा हूँ, मैं शोज भी देखता रहा हूँ, ट्विटर पे भी, कहीं से एक आवाज़ भी नहीं आ रही कि जिन लोगों को लाखों अरबों रुपए के बजट दे रहे हैं, जिनका काम है कि वो सिक्योरिटी दें, जिनका काम है वो जाके इंश्योर करें, उनकी किसी से कोई सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना, किसी की कोई जिम्मेदारी है। यहाँ पे आप सारा नैरेटिव वो मानते हैं कि यहाँ पे एक टिट फॉर टैट हो रही है, रीजनल एक यहाँ पे प्रॉक्सी एक वार उसमें लड़ी जा रही है, नॉन फैक्ट है। उसके बावजूद भी आपके वाकयात होते रहते हैं। पिशावर वाला कितना बड़ा वाकया था, उसके बाद 4 सदा वाला कितना बड़ा वाकया था, ये क्वेटा वाला इससे पहले जो हुआ था जिसमें वकील भी इतने बेचारे मारे गए। मतलब हमने सिर्फ एक ही नैरेटिव रखा हुआ है जो हम कौम को बेचते रहते हैं कि जनाब ये प्रॉक्सी वार्स हैं, ये अफगानिस्तान इंडिया का बिल्कुल कर रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि आपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या किया? इसका जवाब यह है कि प्रॉक्सी वार्स हम करें, वो हमारे ऊपर करें। जनरल मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू दिया था गार्जियन को। थोड़ा सा बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जनरल मुशर्रफ के इंटरव्यू के हवाले से क्लासेस आप बताएंगे। इसके साथ साथ सानिया सिविल अस्पताल के बाद हुकूमत की जानिब से क्या किया गया और वज़ीर दाखिला का यह कहना कि सूबाई हुकूमत से जवाब तलबी होगी, आखिर जवाब तलबी ही क्या है, इसके साथ बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हुए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह से बात हो रही है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा के हवाले से, दहशतगर्दों ने उस पर हमला किया गुज़िश्ता रात को। अभी कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा। आईजी बलूचिस्तान है एहसन महबूब साहब, उनकी जानिब से इसी सेंटर को लेकर कुछ मुतालिबात किए गए थे, वो हम आपको पहले सुनाएंगे। उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उन मुतालिबात का क्या जवाब दिया था वो भी आपको बताएंगे। पहले आप वो सुन लीजिए। सर, ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है सर, और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अगरचे मैं आज की इस तकरीब के दौरान ये बात ना करता, लेकिन मैं सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यहाँ की कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो आप मेहरबानी करेंगे। उसमें सबसे जो प्रेसिंग है वो इसकी बाउंड्री वाल है और लोकेशन के हिसाब से इसकी सिक्योरिटी है, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उसकी मंजूर। ये बाउंड्री वॉल के हवाले से मुतालिबा किया गया था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि टावर करीब ही मौजूद था, सिर्फ एक वहां पर पुलिस एहलकार मौजूद था जो कि ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। उसके बदले में वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ने इन मुतालिबात का क्या जवाब दिया था वो आप सुने, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ 4 मुतालिबात पेश किए थे बाउंड्री के हवाले से, हाँ, तो उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। हॉस्टल की तामीर के लिए फंड की, उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। ये आपने सुना। क्लासेस साहब क्या कहेंगे? बातें सिर्फ मंजूरी तक रहेंगी, कोई एकदम मैं और बात करता हूँ। मैं जहाँ पे अटैक्स होते रहे वहाँ बाउंड्रीज वाल नहीं थी, एपीएस की बाउंड्री वाल नहीं थी। जीएचक्यू पे जब हमला हुआ था 2-3 दिन जारी रहा हमला, जिसमें हमारे 50-60 के करीब हमारे फौजी शहीद हुए थे, उनकी तो सबसे सख्त बाउंड्री वाल थी। बुरी हालत थी ना। मैं और बात कह रहा हूँ। मतलब मैं आपको सिर्फ 2-3 मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफातर को उड़ाया गया, सबसे ज्यादा वो थे सिक्योर थे, उनसे ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता ना जो प्राइम एजेंसीज के दफ्तर, अगर वो उड़ाए गए हैं। एपीएस का मैंने बता दिया सबसे सिक्योर एरिया में था, और बहुत सारी चीजें भूल गई हमें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद में ये पीपल्स पार्टी दौर में कितनी कितनी सिक्योर बिल्डिंग्स में भी ब्लास्ट होते रहे हैं।
ये मेरिट में आपको याद होगा, यहाँ पे जब बम से उड़ाया गया था 2008 में, इसकी सिक्योरिटी नहीं थी, उसकी दीवारें नहीं थी। सवाल और हैं कि आप वहां तक दीवार तक जाने क्यों देते हैं लोगों को? ये दुनिया में आइडियली ये सवाल पूछे जाते हैं। ये बाद में चीजें आती हैं कि वहां पे सिक्योरिटी क्या थी नहीं थी। मैं तो आपको अभी सिर्फ 3-4 गिनवाई है, मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं कि जहां पे आपकी बड़ी सिक्योर आपकी इमारतें थी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जीएचक्यू से ज्यादा सिक्योर तो कोई नहीं है। ये खुद उनकी इंक्वायरी, उनकी रिपोर्ट बाद में आई थी कि वो 2.5-3 महीने तक ढोक अवान ने, मेरा ख्याल है, वहां पे उन दहशतगर्दों ने बैठ के प्लानिंग की थी कि हमने जीएचक्यू पे कैसे कब्जा करना है, हमला कैसे करना है। 2.5-3 महीने में किसी को नहीं पता चला। आपको अपना इंटेलिजेंस लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, इसमें हम इसलिए इंटेलिजेंस को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं कि दोनों मौकों पे, एपीएस हो या क्वेटा का वाकया, उन्होंने इनको आके वार्न किया था ये होना है। हम सीरियस नहीं ले रहे चीज़ों को, हमने सारी चीज़ें खुदा की मर्जी पे छोड़ दी। हालांकि खुदा कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि हमने आपको अक्ल दी है, समझ दी है, इस्तेमाल करें इन चीज़ों का। अब सारी चीज़ें खुदा पे अगर छोड़ें ज़रूर ठीक, हम तवक्कुल रखते हैं, लेकिन तवक्कुल का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर बैठ जाए, हाथ पे हाथ रख दें। ये कोई हरगिज़ आपका इस्लामिक कंसेप्ट भी नहीं है, और ना मेरा ख्याल है नेचर इस तरह के आपको हेल्प करती है। सो ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन अभी आमिर साहब आपसे वो ले रहे थे फैक्ट्स, मेरा ख्याल है उस पर वो बात करेंगे कि वहां पे जिस सूबे में इतनी करप्शन होगी, यहाँ मिलियंस ऑफ रुपीस किसी सेक्रेटरी के घर से मिलेंगे, वो अभी आपको डिटेल बताएंगे आमिर साहब। एक और छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, मुझे उसका हवाला देने दें कि मैं जब 2001 की बात है या 2000 की मेरा ख्याल है, एक जनरल मुशर्रफ साहब ने मीटिंग की। सबसे पहले उस वक्त भी ये चीज़ें हो रही थी। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं इनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। उन्होंने मीटिंग की, बड़ी उनकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। उसमें तमाम जो उस वक्त इंटेलिजेंस ये इदारे थे, इनके अफसरान मौजूद थे, सिविलियन थे। कुछ 6-7-8 पेजेस की एक वहाँ पे हिकमत अमली बनी, फैसले हुए कि हमने ये ऐसे ऐसे करना है। मुझे याद है उस वक्त शाहीन सबाई साहब ये मेरे एडिटर थे, तो मैंने वो स्टोरी उस पर भेजी थी, उसमें वो अखबार में हमारी छपी भी थी बड़ी सारी। ये 2001 की बात बता रहा हूँ। मैं पिछले दिनों एक और मीटिंग हुई है सर यहाँ पे, ये वज़ीर आज़म हाउस में। फिर हमारे सारे के सारे वही लोग जो 15 साल पहले मौजूद थे, वही मौजूद थे। मतलब वो बंदे नहीं थे, लेकिन ऑफिस होल्डर जो थे या दूसरे के फेसेस बदल गए थे, पोजीशन हुई थी। मैं भी आपको अखबार की अभी गूगल करके निकाल देता हूँ। 2 हफ्ते पहले सर फिर मीटिंग हुई है, उन्होंने वही एग्जैक्ट गुफ्तगू कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, इनकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक रैपिड फोर्स बनानी थी, चौधरी निसार अली खान साहब ने, आपको याद है, एक नेक्टा ने बहुत बड़ा रोल अदा करना था कि जो इस तरह की खबरें आएंगी, इंटेलिजेंस आएंगी, हमने सूबों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करनी। इतनी सारी गुफ्तगू हो चुकी है इस मुल्क में इस पे कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। जिन्होंने करना था ना, उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी जो है 9/11 के बाद विद इन मेरा ख्याल 1 मंथ होमलैंड सिक्योरिटी बन गई थी, लॉज भी तब्दील हो गए थे, चेंजेस भी कर ली थी वहां पे अमेरिका में। बातों से आगे बढ़ गए ना, बातों से फौरन विद इन। यहाँ 15 साल बाद या 15 साल पहले मैंने रिपोर्ट किया था, अभी भी मेरे पास पड़े होंगे मीटिंग्स उस ये मिनट से कहीं ना कहीं। 15 साल बाद फिर वही मीटिंग हो रही है कि रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अपनी नलायकियों को मान लें, ठीक है, उसमें हिंदुस्तान भी है, आपको पता है कि नॉन एनिमीज हैं आपके, अफगानिस्तान है, आपको पता है अगर आपके साथ उनके मसाइल चल रहे हैं, उनको अपनी शिकायतें हैं हमसे। आप उन अफगानों से पूछें, वो एक लंबी चार्जशीट हमारे खिलाफ करते हैं। इंडियंस को हमारे खिलाफ अपनी एक उनकी लंबी चार्जशीट है। लास्टली, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस प्रॉक्सी वार को, जो मैंने गार्जियन की बात की थी, कि जनरल मुशर्रफ ने बात की थी, मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ कि अपनी जान के मान पे कि अगर मैं कहूँगा तो मेरे ऊपर नजला गिरेगा। बिल्कुल, जनरल मुशर्रफ साहब इस मुल्क के ज्यादा मुहिब्बुल वतन है जनाब। उन्होंने फरमाया था, मैं उनका कवर ले रहा हूँ, जरा रिफ्यूज ले रहा हूँ उनके पीछे, मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया था जनाब कि पाकिस्तान और इंडिया ने बड़ी प्रॉक्सी वार्स लड़ रही हैं। ये उनके गार्जियन के इंटरव्यू कहेंगे तो कल हम उसके हम नुकात ले आएंगे। अब दोनों मुल्कों को बस कर देना चाहिए। ये काफ़ी आपने अपने एक दूसरे के मुल्कों में मेरा ख्याल है वो कर लिए हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को एक दफ़ा फिर इन तीनों को इकट्ठे बैठना चाहिए। इनको बैठ के कोई रीजनल पीस की कोशिश फिर करनी चाहिए। इसमें चाइना को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको करें, अमेरिकन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको करें। इस तरीके से एक ऑन गोइंग जो आपने यहाँ पे आप प्रॉक्सी वार्स लड़ रहे हैं, इस रीजन में तीनों मुल्क अफेक्ट हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, अफगानिस्तान भी हो रहा है। इसका हल यही है जो मेरा ख्याल शायद ना निकल सके, हमारा तो ख्वाब है, ख्वाहिश है कि आप प्रॉक्सी वार्स बंद करें। आप तीनों किसी ना किसी कैपिटल में बैठ जाएं, आप काबुल में बैठ जाएं, आप वहाँ पे दिल्ली में बैठ जाएं, आप इस्लामाबाद में बैठ जाएं, दुनिया में ये मसले हल हुए हैं।
ये कोई ऐसी बात नहीं है, यूरोपियंस ने इससे बड़े बड़े मसले हल किए हैं, हम भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा क्लासा साहब मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। जिस तरह से आमिर साहब अभी क्लासा साहब ने आपकी तरफ थ्रो किया था कि करप्शन और दहशतगर्दी का हमारे हुक्मरान भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि गठजोड़ है। अब बलूचिस्तान हुकूमत को सामने रखने तो उनके आपने भी देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में उनके घर से पैसा मिला, वो फिगर्स हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें। फिगर्स तो नोन है, 80 करोड़ रुपया जब घर से फाइनेंस सेक्रेटरी के घर से मिले, और जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ाहिर है वो अकेला तो नहीं बना रहा था ना, उसके साथ पूरी टीम चल रही होगी। याद रहे कि बलूचिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट नून लीग की है, कोलिशन पार्टनर वो पहले 2.5 साल में थोड़े से उस वक्त जब आए थी डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट, हालात बड़े एकदम से बहुत ख़राब थे, और 2.5 साल में जब से इनका साल हुआ है आप गौर करिए बड़े धमाके बढ़ गए हैं। दूसरा वो अभी हम आपने जो क्लिप दिखाया कि वो जो दीवार नज़र आ रही है, सबको नज़र आ रही है, पैसे भी प्रूव हो गए, वही नहीं लग रहे। ये स्टोरी की वो जो स्टोरियाँ सुन रहे हैं सिर्फ ये 80 लाख करोड़ रुपए उनके घर से निकलना की नहीं है। बलूचिस्तान में इस वक्त हर MPA को पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पे पैसा मिल रहा है, जो रईसानी साहब के दौर में सिलसिला था वही हो गया। 25 करोड़ से बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। मेरी इत्तला ये है कि इससे डबल के करीब अमाउंट जो है ना इससे एक को इससे भी डबल दी जा रही है, और वो कितना लग रहा है, कोई कितना उसको खाया जा रहा है, इसकी कोई तारीफ, मगर बुरी खबरें आ रही हैं कि करप्शन वो पूरे उस पे है। ये तो फिर जब करप्शन होगी ये पैसे नहीं दीवारों पे लगेंगे वो है। मगर मैं इनके पॉइंट से बहुत एग्री करता हूँ कि ये हम दीवारों से मसला हल नहीं होएगा। जब थिएटर ऑफ वॉर जो है आपका कराची से लेके तुरखम तक है, तो वो पिक एंड चूज करेंगे, जहां से भी एक छोटी सी दीवार बड़ी छोटी आगे प्लान करेंगे, वो कर सकते नहीं कर सकते। मगर अगेन वही बात कि जनाब जब आपने अपना अगर हाउस इन ऑर्डर कर लिया हो, ये चीज़ें ठीक कर ली हो, तो फिर हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे। जिस तरह अमेरिका में इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि उन्होंने कर लिया, अमेरिका में धमाका होता है हर महीने 2-6 माह में, कोई ब्लेम नहीं करता कि ये सिक्योरिटी लैब्स था, क्योंकि उनको पता है सिक्योरिटी के लैब्स कवर्ड हैं। तो इसलिए वो तबसरा सारा ये होता है कि इसके पीछे सोच क्या थी, कौन लोग थे, ये था, कोई ब्लेम नहीं सुनते। 9/11 के बाद भी उन्होंने वो आए कि लैप्सेस थे कवर कर लिए। सो हमारे यहाँ वो नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान अगेन घूम फिर के रोना आता है कि ये अभी महीना पहले हमें आखिरी दफ़ा बताया गया कि जनाब अब फाइनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने, नून लीग ने कहा है कि हमें बताएं कहां से मामला है और कैसे इसको ठीक किया जाए। तो एकदम से ये इंप्रेशन वो आ गया। लगता ये है वो जब इस तरह के बयान आते हैं उससे लगता ये है कि वो सिर्फ उनको खुश करने के लिए जो है ना वो एक बयानबाजी हो रही है, एक्चुअल ग्राउंड पे नहीं हो रहा। याद रहे कि ये लश्कर जंगवी जो है ये साउथ ऑफ पंजाब बेस्ड है। इसका तमाम जो भर्तियां हैं, इसकी तमाम जो मैन पावर जो बलूचिस्तान में भी करने जाती थी वो साउथ पंजाब से जाती थी। याद रहे कि ये पिछले दिनों में ये ऑपरेशन वहां पे बातें हो रही थी कि पंजाब में होगा, वो जो कि रुक गया, गुड तालिबान पे एक्शन होगा, वो रुक गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने गौर करने एक और भी एंगल है कि हम गौर नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ा तालिबान का नुमाइंदे 3 दिन से मुल्क में हैं। वो अमेरिका के साथ उनकी जो बातचीत चल रही थी वो आज 3 दिन बाद पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है, फॉरेन ऑफिस ने, कि जी हाँ हमारे साथ बातचीत के लिए वो आए थे। जब भी इस तरह का कोई पैचअप होने लगता है तो ये वाकयात होते हैं। एक और एंगल है जिसको मैं गौर बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक लेंगे। जब वापस आएंगे इस सूरत हाल पर तो बात करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान पर जो हर साने के बाद सवाल उठते हैं, आखिर इसका हल क्या, अमल दरामद किस तरह से पूरे तरीके से होगा। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से भी आपको बताएंगे कि PIA हुकाम की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग पे कमेटी अरकान सर चकरा कर रह गया। आखिर ऐसा क्या था उस ब्रीफिंग में, शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप नेशनल एक्शन प्लान पर बात कर रहे थे। आज इमरान खान साहब ने भी ये बात की है, बिलावल की जानिब से भी यही बात की गई है। आखिर ऐसा क्या है कि इस पर, इसकी रूह पर सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या इसका हल कोई पार्लिमानी कमेटी है? मैं इस पर भी देता हूँ, मगर मैं जो आखिरी बात कर रहा था कि सिर्फ मैं तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हो गई है पिछले 15-20 साल के पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है
कि वहाँ पे अमन का प्रोसेस शुरू हुआ है कि इस दफ़ा हमारे बग़ैर अमरीकी ने और काबुल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जो है तालिबान के साथ बातचीत का सिलसिला कतर में शुरू किया, वो वापस आए। अभी ये इतलाएँ थी, राज फॉरेन ऑफिस ने एक्नॉलेज किया है कि 3 दिन से उनके मंदूब तालिबान के हमें ऑन बोर्ड लेने के लिए हमारे साथ के जनाब ये बातचीत हुई है। तो ये इतना बड़ा एक प्रोसेस पीस का शुरू हुआ है कि जो कि हमारे लिए, अफगानिस्तान के लिए, खित्ते के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही अहम है। मगर ये एक ज़रूर हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये तफ्तीश होनी चाहिए कि ये क्या मामला, किसने करवाया। मगर ये इंपॉर्टेंट ज़रूर एक फैक्ट है कि जब भी अमन के लिए यहाँ बड़ा एफर्ट होता है, पहले भी तालिबान से बात चली तो उस वक्त मुल्ला उमर की खबर आ गई कि जनाब वो इतला साल पहले वो मर गए हुए थे, मगर एकदम साल बाद इतला आ गई। फिर एक सिलसिला चला तो मुल्ला मंसूर की हलाकत हो गई। अब ये वाक़या एकदम से हुआ उस दिन है जिस दिन फॉरेन ऑफिस ने एक्नॉलेज किया। वो 3 दिन से यहाँ थे, पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं था किया, खबरें सारे पाकिस्तान में दुनिया भर में छप रही थी, आज एक्नॉलेज किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा नेक्स्ट है, खुदा के लिए ये हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि ये बच्चों की लाशों पे, पुलिस वालों की लाशों पे ये हम कितना के मातम करेंगे, कितना के रोएंगे। ये अभी हमें कोई नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो आपने बताए हुए इसका सद्देबाप करने के एक एक्सरसाइज हुई है, हमें कोई फाइनली इसका बहाना लेके टाइम बता दें कि जनाब ये 2 महीने में, 3 महीने में ये मंदरजा झेल 14 शिक्के जिस पे काम नहीं हो रहा, इतने दिन में मदरसा रिफॉर्म करेंगे, इतने दिन में नेक्टा को फवाल करेंगे। ये पैसे हैं। जिस तरह काज साहब ने भी कहा कि 9/11 के बाद जो है वो एकदम से ये चीजें हो गई, वो हो गई। तो वो क्या, व्हाट विल इट टेक मोर फॉर दी गवर्नमेंट टू एक्चुअली डू इट, क्या कितने और सानिये चाहिए? सही कह रहे हैं आप क्या कहेंगे क्लास साहब नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से? हमें ये बताया गया था, हम ये कहते रहे नेशनल एक्शन प्लान पे हम रोजाना बैठ के बातें करते थे, तो हुकूमत ने बड़ी समझदारी से उन्होंने वहाँ से इन चौधरी निसार अली खान साहब से नेशनल एक्शन प्लान लेके उन्होंने नासिर जंजुआ साहब को उसका सरबराह बना दिया। अब सवालात अब चौधरी निसार अली खान साहब से नहीं किए जा सकते। अब आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे जनरल जंजुआ साहब, अब उनको इन सवालात का जवाब देना चाहिए कि जनाब आपने जो आपके जितने भी अब आपने पॉइंट बनाए हुए थे, उन तमाम पॉइंट्स पे अब तक आपने क्या प्रोग्रेस की है। मैं ये समझता हूँ जनरल जंजुआ साहब जो हैं, जो उन्हें प्रोग्रेस करनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पे इनके अपनी जगह पे प्लान होगा। उन्होंने बड़ा एक अच्छा ब्रेक थ्रू किया था वहाँ पे, जब उनकी बैंकॉक में मुलाकात हुई थी, हांगकांग में हुई थी, इंडियन के थाईलैंड में उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और जंजुआ साहब की और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जो उनके NSA जो हैं, उनकी बड़ी 3-4 घंटे तक मुलाकात हुई। एंड दे हैड डेवलप्ड एक अच्छी रेपो बन गई थी, अच्छे उनके तल्लुकात भी उनके बेहतर हुए थे। बाद में जंजुआ साहब ने कहीं बैठ के इन चीज़ों का उन्होंने एक तरह का उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हमारी बहुत सारी गुफ्तगू हुई है। मैं अभी भी समझता हूँ कि मुझे एक याद आ रहा है, एक वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ थोड़ा सा। वो चीज़ें रिवाइव करनी चाहिए कि माजी की चीज़ें क्यों बाज़ दफ़ा हेल्प करती हैं आपको मुस्तकबिल में या आज के इसमें। जब यहाँ पे जनरल ज़िया साहब की हुकूमत थी तो उनके दोस्त थे इसके, ये उनका नाम शहजादा मेरा ख्याल तलाल जो थे, हसन बिन तलाल जो थे, ये उर्दन के, उनकी दोस्ती थी उनसे राजीव गांधी साहब से। उस वक्त वहाँ पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी इंदिरा गांधी से की असैसिनेशन के बाद यहाँ पे ज़िया साहब थे। ज़िया साहब ने वहाँ पे उर्दन में सर्व किया हुआ था, ब्रिगेडियर थे जब। सो उनकी जनरल ज़िया से भी एक अच्छे तल्लुकात थे शहजादा के, और उनके राजीव गांधी से भी अच्छी दोस्ती थी, दोनों शायद लंदन में या वहाँ पढ़ते रहे थे। उन्होंने यहाँ पे प्रॉक्सी वार जब बढ़ गई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, तो उसमें आके शहजादा हसन बिन तलाल ने इंटरफेयर किया था। उन्होंने जनरल ज़िया साहब को भी कहा, उन्होंने राजीव गांधी साहब को भी कहा कि आप लोग जो हैं इसको कम करें, ये जो आप एक दूसरे के मुल्कों में इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उस पर यह तय हुआ कि जो ISI चीफ हैं उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब थे, और वहाँ के जो राह के चीफ थे, इन दोनों की खुफिया मुलाकातें हुई। ये मैं आपको बाकायदा बुक का हवाला दे रहा हूँ, किताब का हवाला दे रहा हूँ, ये मैं आपको उसमें चीज़ें लिखी गई हैं। एक जनीवा में हुई थी, एक मेरा ख्याल है फ्रांस में हुई थी, अगर मेरी मेमोरी सही साफ कर रही है। और उसमें लिखा गया है कि जब इनकी ISI की और राह के चीफ्स की मुलाकातें हुई, पाकिस्तान इंडिया दोनों ने बहुत बेहतर एक दूसरे की पोजीशन को अंडरस्टैंड किया, इनका कोऑपरेशन भी बढ़ा आपस में, और बहुत सारी प्रॉक्सी वार जो थी वो कम होने में मदद मिली है सारी। अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, अभी फौरन मेरा ख्याल है इनको जंजुआ साहब को ये चीज़ें रिवाइव करनी चाहिए। सही वो, क्योंकि अगेन उन्होंने बलूचिस्तान में भी सर्व किया है, अब वो हमारे NSA हैं, इंडिया के NSA के साथ उनका एक अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम हो गई थी। आपको इन मसलों का हल दीवारें खड़ी करने से नहीं होगा, आपको टिट फॉर टैट से नहीं होगा।
मतलब हम भी ब्लीड होते रहेंगे, वो भी होते रहेंगे, अल्टीमेटली ये बहसें होती रहेंगी, नहीं होगा फायदा। इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। प्रॉक्सी वार सबसे ज्यादा किसको हिट करती हैं? इनोसेंट लोगों को करती हैं। वो किसी भी खित्ते में, वो काबुल में वो मारे जाएं, इनोसेंट लोग मारे जाएं, वो वहां पे आपके बम्बे में मारे जाएं, वो यहाँ पे क्वेटा में मारे जाएं, इनोसेंट लोग होते हैं जिनका ऐसा सच वार से उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरा ये ख्याल है कि जंजुआ साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो एनएसए हैं, उनको अच्छा कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, जीएचक्यू का करते हैं, नवाज शरीफ साहब का भी करते हैं, उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसी तरह के जो जनरल जिया साहब के दौर में हुआ था, कोई हर्ज नहीं है। आपको याद होगा जब वहां पे बम्बे के उनमें हुए थे तो पाकिस्तान ने ऑफर की थी उस वक्त कि हम अपना DGIS भेजने को तैयार हैं। वो खैर बाद में एक और कहानी है, शाम तक ऐसे सारी कहानी बदल गई थी। इस रीजन में जरूरी है कि आपके जो एनएसए हैं, वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इनके इंटेलिजेंस के चीफ्स हैं, इन्हें मेरा ख्याल है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं बैठ के इन इश्यूज को, जो अगेन उनको हमसे शिकायतें हैं, जो हमें उनसे शिकायतें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करके, एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करके इस खित्ते को आप पीसफुल बना सकते हैं। आप रिवाइव करें। वो अफगानिस्तान इंटेलिजेंस के चीफ हूं, वो हमारे इंटेलिजेंस के चीफ हूं, वो इंडिया के हों, इन्हें मुलाकात करनी चाहिए, इन्हें बैठना चाहिए। एनएसए अगर मिल सकते हैं, अगर वजीर आज़म मिल सकते हैं, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड जो हैं, चीफ्स जो हैं, इनको भी मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कोऑपरेशन करके ही आप इस खित्ते को एक तरह का ट्रेड, पीस और आप इसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। टिट फॉर टैट जो है, मैं आपका आइडियलिज्म अपनी जगह मैं शेयर करता हूं, मगर इस वक्त हालात ऐसे हैं और लार्जली भारत की वजह से इतना ज़्यादा एक वेनमस किस्म का रिस्पांस वो इन चीज़ों पे आता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि आजकल ऐसे हालात है। मेरा शायद कुछ वक्त लग जाएगा कि ये मामला ठीक है। फिलहाल अफगानिस्तान नज़र आ रहा है और अफगानिस्तान भी लिंक्ड है इंडिया के साथ। सो वहाँ पे उम्मीद की किरणें आ रही हैं। वहाँ वो कश्मीर की उनकी अपनी सिचुएशन इतनी ख़राब कर ली है कि वो डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें स्केपगोट बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह के अफगानिस्तान में अमेरिका और ये नेटो की अफवाह नाकामी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ हमारे कसूर भी हैं, पर सारी चीज़ें हमारे पे डाल रहे हैं। तो इस तरह इंडिया में वो एक उनकी तरफ से ताली दो हाथों से बजती है और बड़े पार्टनर की ताली, उनको ज्यादा इनिशिएटिव की जरूरत है, तो वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। नहीं आमिर साहब, हालात ये पैदा करने में इनका अपना भी तो हाथ होगा। अब जरा हम IMF की तरफ चलते हैं। उनके जो सरबराह की जानिब से ये बात की गई है, हम भी ये बात करते हैं, सब करते हैं, करप्शन, दहशतगर्दी, इसको खत्म करना होगा, खित्ता तभी पुरअमन होगा, आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को करप्शन की हकीकत और इसका जो तासुर है, इन दोनों को खत्म करना होगा, शफाफियत और एहतसाब के सूरों पर अमल दरामद करना होगा। आप नहीं समझते बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी? हमारे हुक्मरान ये कर पाएंगे इतनी आइडियल सिचुएशन पैदा? शुक्र है कि IMF ने फाइनली जो है वो पहले मान लिया और ये बातें की हैं, मगर क्योंकि शायद हो सकता है कि वो यहाँ पे क्योंकि उनकी हेड आई हुई हैं और एक दिन में 4 अखबारों में IMF के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी खौफनाक क्रिटिक है। वो छोटे लोग नहीं, पाकिस्तान के 2 साबिक मशीर खजाना और वजीर खजाना, उन लोगों का एक क्रिटिक थी कि जनाब IMF ने सिर्फ अपने कर्जे लेने के लिए सेल्फ सर्विंग प्रोग्राम बनाया था और इनको पिक एंड चूज करके गवर्नमेंट की तारीफें की हैं और 6 रिव्यूज कर चुके हैं, सब में तारीफें किए जा रहे हैं। और एक ये जो पिक्चर पेश कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट यूज करती है दिखाने के लिए, वो ठीक नहीं है। मगर ऐसे मौक़ों पे ये कह देना, उनका इकरार कर लेना कि करप्शन चाहे पैनामा की हो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त सारी पाकिस्तान की सियासत ये पैनामा लीक्स की वजह से उसके इर्द गिर्द है। सो एक ये धचका है। दूसरा उनका इस बात का भी इकरार है कि जनाब ये गवर्नेंस से जुड़ी भी है। ये करप्शन जो है, मुल्क के जो मसाइल हैं इस वक्त, गुर्बत के, इनइक्वालिटी के और गवर्नेंस मिस गवर्नेंस के, वो करप्शन से जुड़ी हुई है कि जब हम मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे तो जाहिर है वो जो लोग जाएंगे वो करप्शन हो जाती है ना। तो आपकी इज्तिमाई विजडम जो है आपके मुआशरे के उसके लिए नहीं होती। उसी तरह हायर लेवल पे जो है वो पैसा बन रहा है हर जगह, चाहे एनर्जी में हो, जब आप पैसे बनाने में लग जाएंगे तो काम आपके कैसे बिल्कुल मसाइल हल करने होंगे। पैसा बनाना और मेरिट पे फैसला आपको बेहतर तरीके से करना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। IMF के हवाले से क्लासेस आपका पॉइंट लेंगे। इसके साथ साथ PIA हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें PIA सर्विस की असल हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद करेंगे। क्लासेस अब IMF के हवाले से हम बात कर रहे थे, उनके सरबराह की जानिब से जो बातें की गई हैं। मैं वही कल से देख रहा था कि एक पैरा IMF ने कल अपनी तारीफ़ की थी हुकूमत की कि बड़ी अच्छी ये इनकी पॉलिसीज़ हैं, तो इकॉनमी ठीक हो गई है, तो सब कुछ ठीक हो। कुछ लोगों ने हमें भी ताने दिए कि जनाब आपको वो पैरा नज़र नहीं आया, उन्होंने हुकूमत की तारीफ़ें की हैं।
मैंने कहा ना हम वो पैरा देखते हैं जो उन्होंने 4 पेजेस में जो हुकूमत की उन्होंने नायलें गिनवाई हैं वो दिखाते हैं कि कितने बेरोजगार हो रहे हैं, कितनी हमारी चीज़ें नीचे जा रही हैं। दुकानदार का गाहक का इतना तो एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। हम गाहक हैं इनके इस IMF के। अब अगर IMF हमारी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं करेगा तो मैं सौदा लेने उस दुकान से थोड़ा जाऊंगा। तो IMF जो है जरा ये जहन में रखें कि उनका हम तो इतना बड़ा कोई काम हुआ है इसमें दुनिया में कि आपने 3 सालों में $24 अरब का लोन लिया है और 3 सालों के अंदर उनमें से $10 अरब आपने वापस कर दिया है। ये शॉर्ट टर्म्स लोन है, मतलब यह है कि ये तो दिहाड़े लगाई जा रही हैं। लोन आप लेते हैं, कोई ग्रेस पीरियड लेते हैं, फिर महंगे लोन ले रहे हैं। हम तो कभी सुनते थे कंसेशनल लोन मिलते हैं कि 0.05% पे मिलता है, कभी 1 पे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं उस वक्त उस इंग्लिश अखबार में था तो मैंने स्टोरी फाइल कर दी कि 2% पे हमने लोन लिया है, रोला मच गया था। आज आप 8.25 पे ले आते हैं, अभी ये 5.5 पे ले आते हैं। उस दिन डार साहब फरमा रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने देखा 4.5 पे लिया है। एक्सीलेंसी सऊदी अरेबिया ने 3 किस्म के बॉन्ड्स लिए हैं। एक उन्होंने लिया है उनका 2.25 पे लिया 5 साल के लिए, एक 10 साल के लिए, और जो 30 साल के लिए लिया है वो 4.5 पे लिया है। डार साहब ने वो 2.5 वाला नहीं बताया, बस वही ना, वो 2.5 वाला नहीं बताया। 30 साल बाद उसका मैच्योर होना है। जरा वो 30 साल लोन को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद 4.5 देंगे। आप 5-10 साल के लिए स्कूक बांड लेके आ रहे हैं, फिर भी आप 5.5 दे रहे हैं। तो लोगों के साथ झूठ मत बोलें, उनको गलत बयान मत करें। सऊदी अरेबिया का आप कह रहे थे कि 4.5 पे लिया है। हाँ। हजूर सऊदी अरेबिया ने 30 साल के लिए लिया है और उन्होंने भी जो 5 साल का बॉन्ड है वो उनका 2.5 पे है। और आखिरी बात, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि खतून ने शायद आज वापस जाना होगा IMF की जो हुई थी। अगर कल कहते तो आज सुबह की फ्लाइट से उसको वापस भी भेज देते कि अगर आपने ये बातें करनी है कल बैठ के हमें करप्शन आपने समझानी है तो फिर आप ऐसे करें, आप ना वापस तशरीफ ले जाएं। सो ये जो उन्होंने बातें की हैं IMF ने, इस तरह की बातें वर्ल्ड बैंक भी करता रहता है। ना उनका ये मतलब होता है तो ना ये सीरियस लेते हैं। सही। इन दोनों की दुकान वो ऐसे चलती है। सही आपने क्लासेस साहब वैसे भी लोगों की समझाने के लिए दुकानदार और ग्राहक की जो मिसाल दी है, खूब मिसाल दी है। इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो ब्रीफिंग दी गई है PIA हुकाम की जानिब से, उस पर पहले बात करेंगे। हमारे टीम रिपोर्टर सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद थे, वो कमेटी को कवर करते वहीं पर मौजूद थे। सिद्दीक, हमें बताएगा, आप कमेटी में मौजूद थे, आज ब्रीफिंग में क्या बताया गया PIA हुकाम की जानिब से और PIA की जो हकीकत थी वो क्या खोलकर सामने आई, आप हमारे साथ जरा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें वही जो रवैया होता है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, उसी के मुताबिक जो है वो चेयरमैन जो PIA थे वो नहीं आए कमेटी में। तो जो खुर्शीद शाह हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो हेड करते हैं, उन्होंने जब ये पूछा कि चेयरमैन साहब खुद तशरीफ क्यों नहीं लाए, तो बताया गया कि वो किसी अदालत में उन्होंने पेश होना था इसलिए नहीं आए। तो खुर्शीद शाह ने कहा कि हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, अदालत के रजिस्ट्रार से पूछेंगे कि आया उन्होंने वहाँ जाना था तो ठीक, वरना इसके खिलाफ हम जो है एक्शन लेंगे। लेकिन आज जो सबसे अहम चीज़ जो इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो सबसे अहम चीज़ सामने आई उसमें यह था कि कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त को प्रीमियर सर्विस का आगाज़ किया था PIA की। और जब उन्होंने प्रीमियर सर्विस का आगाज़ किया था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, तो उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये PIA हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी कि ये जो हम प्रीमियर सर्विस शुरू कर रहे हैं इससे PIA का जो मालियाती कामयाबी का गेटवे है उसको करार दिया था, इस प्रीमियर सर्विस को। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुखालफिन को, खासतौर पर इमरान खान को खूब बार आसन किया था और कहा था कि देख लें धरने की सियासत को हम मुस्तरद कर रही है, हम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि ये जो 14 अगस्त का मौका था, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने 3 साल में जो है वो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, कौम इसका जश्न मनाए। उन्होंने PIA के बारे में कहा था कि PIA बहुत बीमार इदारा था जिसको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और अब PIA बहुत तरक्की करेगा। तो आज जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में प्रीमियर सर्विस के बारे में बताया गया तो कमेटी के तमाम मेंबरान जो हैं वो हैरान और परेशान हो गए। उसमें ये बताया गया कि इस प्रीमियर सर्विस से सालाना 1 अरब 20 करोड़ का खसारा होगा। तो खुर्शीद शाह ने इस पर कहा कि जब किसी के सर में दर्द होता है तो वो ऐसी टैबलेट लेता है जिससे सर का दर्द ठीक हो। ऐसी टैबलेट नहीं ली जाती जिससे इंसान फौत ही हो जाए, उसकी जान ही चली जाए। ये तो ऐसे ही है कि PIA पहले ही जो है वो खसारे का शिकार है। कौमी खजाने तो उस पर काफ़ी जो है वो गवर्नमेंट उस पर खर्च कर रही है उसके खसारे पूरे करने के लिए। तो आप अब दोबारा एक ऐसी सर्विस शुरू कर रहे हैं जिससे जो है 1 अरब 20 करोड़ रुपए सालाना नुकसान होगा। तो बात फिर यहाँ तक नहीं रुकी। इस दौरान ऑडिटर जनरल जो है वो बोले, उन्होंने कहा कि PIA ने जो 5 ATR तैयारे लीज पर लिए हैं उससे भी 8 साल में 2 अरब का नुकसान होगा। फिर जब ये नुकसान की बात भी सामने आ गई तो खुर्शीद शाह ने कहा कि जो ATR जो तैयारे लिए हैं उनकी हालत भी खुर्शीद शाह ने कहा कि सुन लीजिए। खुर्शीद शाह का कहना था कि ये जो ATR तैयारे हैं इनमें अगर आप बैठे हों, आप इनमें सफ़र कर रहे हो, तो जो आगे बैठी हुई सवारियां होती हैं उनको कहा जाता है कि आप पहले मत उतरिएगा। अगर आप पहले उतरे तो जो इसका तैयारे का बैलेंस है
वो ठीक नहीं रहेगा। और ये बहुत सारे इलाकों में ये जो ATR तैयारे हैं ये जा ही नहीं सकते। इस पे फिर जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हिदायत की है कि एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि जो 180 अरब के कर्जे हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है PIA को, उस पे उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गवर्नमेंट से कहा है कि अगर आप 480 अरब रुपए सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए दे सकते हैं तो आप 180 अरब के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको भी अगर या आप खत्म कर दें या आप उसको फ्रीज कर दें 5 साल के लिए। तो ये सारी सूरत हाल थी। और आखिर में जो है मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जो रऊफ क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब ने प्रोग्राम मुकाबिल में स्कूक बांड में जो एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने के हवाले से खबर ब्रेक की थी, इसका भी आज जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो PIA खसारे में, दूसरी तरफ इसके एयरपोर्ट जो है वो आप गिरवी रख रहे हैं आलमी कर्जे लेने के लिए। अच्छा जी सदीक, अभी जो आपने वहाँ से रिपोर्ट की हैं चीज़ें, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो आखिरी दफ़ा PIA मुनाफा में थी वो 2004 में थी। जनरल मुशर्रफ का दौर था 2004, आखिरी दफ़ा आज से 12 साल पहले PIA ने 2 अरब और 30 करोड़ रुपए कमाए थे। इस दरमियान में 14 साल गुजर गए, 14 साल में 180 अरब रुपए का खसारा हो चुका है, 30 साल का इस साल में। और ये जो प्रीमियम सर्विस है 1 अरब 20 करोड़ इसका। तो आप ये कह रहे हैं, मैं मतलब एक तो इसमें बताइएगा, दूसरा ये जो श्रीलंका से हमने लीज पे लिए थे, जो प्रीमियम सर्विस शुरू की थी, हम पूरी दुनिया के हम वो बन चुके हैं, हम क्लाइंट बन चुके हैं कि इधर से भी लीज ले लो, उधर से भी त्यारे ले लो। हमने श्रीलंका को बिजनेस दे दिया, हमने तुर्की को बिजनेस दे दिया, वहां से बसें ले आए, इधर से जहाज ले आए। हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई इस पर कोई मेम्बरान ने बात नहीं की कि जनाब हम तो कंज्यूमर बन के रहे कि हमारे पास खुद कुछ करने को लिए नहीं है। PIA जो एक दौर में बहुत बड़ी हमारी एक एयरलाइन थी, 2004 में आखिरी दफ़ा प्रॉफिट था और पिछले हमारे 14 सालों में 180 अरब रुपए का इस पे नुकसान या खर्चा हो चुका है। और मोस्टली इसमें ये 10 साल जो है वो पॉलिटिकल हुकूमतों के हैं। जी बिल्कुल क्लासर साहब, पहले तो जो आपने पूछा वो आशिक गोपांग ने ये सवाल किया था कि आप हमें जो इसकी तबाही की दास्तानें सुना रहे हैं ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी PIA जो है वो मुनाफे में भी रही है। तो उन्होंने कहा जी आखिरी मरतबा मुशर्रफ दौर में 2004 में जो है ये मुनाफे में रही थी और उसके बाद फिर ये तनज़ली का शिकार होती गई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब नवाज शरीफ के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब टोटल तैयारों की तादाद जो थी वो हमारे पास 18 रह गई थी। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया वो बहुत अहम है, जिस पे आज बाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि आप जो लीज पे ले रहे हैं त्यारे वो आप किसी और मुल्क से ले रहे हैं, श्रीलंका से ले रहे हैं। श्रीलंका पहले लीज पे किसी और कंपनी से लेता है, फिर श्रीलंका लीज पे आपको दे देता है। वाया भिटिंडा जी, मतलब है वो किसी और कंपनी से ले रहे हैं, अपना कमीशन रख के पाकिस्तान को आगे लीज पे दे रहे हैं। और दाद देनी चाहिए जी इनको। और बिल्कुल आखिरी बात क्लासा साहब, जो मियां मनान है, जो हुकूमती रुकन है, उन्होंने जब तमाम जितने भी इस वक्त तैयारे हैं PIA के पास सबकी कीमत पूछते गए और लिखते गए अपने पास। जब उन्होंने उनकी कीमत की टोटल मालियत लगाई तो वो बनी 10 से 11 अरब। उन्होंने कहा 10 से 11 अरब के आपके पास तैयारे हैं और उनके ऊपर नुकसान जो है वो 30 अरब को हम सालाना दे रहे हैं। कमाल नहीं है वैसे। 10 अरब के तैयारों पे 30 अरब रुपया नुकसान। बिल्कुल सर। क्या साहब, श्रीलंका जो है ना इस्लामाबाद के साइज का एक मुल्क है, हम उसका सब स्टेशन, ये कहा है खुर्शीद शाह ने, मैं इनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि उनका सब स्टेशन बन के रह गए हैं। और जब ये लॉन्च की गई थी प्रीमियर सर्विस, हमें ये बताया जा रहा था इस तरह कमाल कर दिया है और इस हुकूमत का एक और वादा पूरा कर दिया। वादा ये था, लार्जर पिक्चर ये थी कि जनाब हम जो 500 अरब रुपए के सालाना PSC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इन सबको ठीक कर देंगे। आप और मैं रोते रहते हैं कि रेलवे उसका जो है पाकिस्तान स्टील मिल का सत्यानाश हो गया, इसका सत्यानाश हो गया। ओवरऑल इसके 180 के वो हैं, इस साल के 30 अरब के नुकसान है। ये उसका नुकसान है जबकि तेल की कीमत जो है वो 110-20 डॉलर से 45 पे आ गई है। और दुनिया भर की एयरलाइन, चूंकि फ्यूल सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, दुनिया भर की एयरलाइन जो है मुनाफे की तरफ जा रही हैं और हम अभी भी लॉस में जा रहे हैं। ओवरऑल लार्जर पिक्चर ये है, लास्ट बात, कि ओवरऑल पिक्चर जो 1600 अरब रुपया हमारे एक्यूमुलेटिव लाइबिलिटीज का हो गया है। इस तरह के PIA के कर्जे, स्टील मिल के कर्जे, गर्दशी कर्जे मिला जुला के 16 बिलियन डॉलर बन जाता है ये क्यूमुलेटिव। हमारा शायद कोई भी ऐसी चीज नहीं, आमिर साहब, कोई भी ऐसा आप किसी भी सर्विस को ले लें कि खसारे में ना हो। PIA के हवाले से हकीकत खुल के सामने आई है और सदीक जान को सुनने के बाद और कमेटी में ब्रीफिंग के बाद शायद ये समझ से बालातर चीज थी कि आज इस कमेटी में PIA की खसारा कहानी सुनाई गई है या फिर किसी छकड़ा सर्विस की सुनाई गई। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।